हेलो बच्चों, कैसे हो। तो बच्चों, अपन पढ़ रहे थे फिजिक्स का 11वीं कक्षा का तीसरा चैप्टर था बड़ा ही सरल चैप्टर। चैप्टर का नाम था सरल रेखा में गति। ठीक है। तो सरल रेखा में गति, तो गति मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में कि क्या होता है। जैसे पंखे का घूमना, गाड़ी का चलना, सब गति है। सरल रेखा का मतलब है एक सीधी रेखा में जो गति होती है, नंबर लाइन पे जो गति होती है वो सरल रेखा में गति होती है। अब इसके कुछ उदाहरण देखें तो उदाहरण 3.2 है। ये सवाल मैं क्लास में बता चुका हूँ। x इक्वल्स टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला सवाल अपन कर चुके क्लास में। अगला सवाल है 3.3। कलन विधि का उपयोग करते हुए, किसका कलन विधि का उपयोग करते हुए एक समान त्वरण के लिए गति के जो समीकरण है वो अपन ने देखे थे। v बराबर यू प्लस ए टी, ये अपन ने निकाले थे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तीन समीकरण है, ये अपने को याद होनी चाहिए, रटी भी होनी चाहिए, मतलब कंठस्थ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऐसे टिप्स पे कंठस्थ, टप 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 टप, बस। तो तीन समीकरण ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा नहीं कि इसी चैप्टर में काम आएगी, ये बहुत जगह काम आती है। तो फिजिक्स में ये जो गति के समीकरण है, ये कलन विधि, कलन कौन सा होता है? अवकलन समाकलन विधि से हल करना, ये मैं करा चुका हूँ। अगला सवाल है, बढ़िया सवाल है, देखो। ये सवाल किसी बहुमंजिला इमारत वाला सवाल है, ये भी मैंने पिछली कक्षा में मैं करा चुका हूँ। अरे, करा चुका हूँ। इसका अपना आंसर कितना आया था, कितनी हाइट पे जाएगी? तो 20 हाइट पे जाएगी। टोटल हाइट जो होगी, टोटल हाइट होगी 20 प्लस 25 इमारत, मतलब 45। और फिर टोटल टाइम या कुल समय कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3 सेकंड, 5 सेकंड। ये पिछली कक्षा में करा था अपन ने। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ध्यान से देखिए सवाल। स्वतः नीचे गिरती हुई वस्तु की गति का वर्णन कीजिए। वायु जनित प्रतिरोध की उपेक्षा की जा सकती है। मुक्त पतन की बात करी गई है। किसकी बात करी गई है? मुक्त पतन की। मुक्त पतन क्या होता है? तो जब भी कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक किसी ऊंचाई से गिरती है, स्वतंत्रता पूर्वक किसी ऊंचाई से गिरती है, तो वो क्या पतन कैसा होता है? मुक्त पतन होता है। कैसा होता है? मुक्त पतन होता है। ठीक है। तो वस्तु की, गिरती हुई वस्तु की गति का वर्णन करो। तो गति का वर्णन करना है कि भाई मुक्त पतन वाली गति, तो समीकरण कैसे बनेंगे, कुल मिला के वो वाली बात है। ठीक है। तो मुक्त पतन में गति के समीकरण वापस लेकर v बराबर यू प्लस ए टी, और पतन हो रहा है नीचे की ओर, मुक्त रूप से पतन हो रहा है। तो समीकरण क्या बनेगी? v बराबर u प्लस ये ए टी समीकरण जो है उसके अकॉर्डिंग करेंगे अपन इसको। तो उसको ध्यान से देखिए भाई, सवाल को समझने की पूरी कोशिश करिए। जैसे अपन को छत से बॉल को फेंकते हैं, उसका एक उदाहरण है। नीचे गिरती हुई वस्तु गति का वर्णन करना है। तो मतलब क्वेश्चन में कुछ डेटा तो है नहीं, तो अपन इसको क्या करेंगे? स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिरती हुई वस्तु की गति का वर्णन जो है करना है। तो गति का वर्णन अपन कर देंगे भाई। मेरे हिसाब से v बराबर u प्लस जी टी समीकरण हो जाएगी, और दूसरी समीकरण हो जाएगी, यहाँ लिख देता हूँ, s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs, h की जगह s मान लो। तो स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है, तो वेग जो होगा प्रारंभिक वो 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। तो स्वतंत्रता पूर्वक में v बराबर क्या हो जाएगा? जी टी। एस बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर 2gs। अब देखो, निर्देश तंत्र है, नीचे की दिशा है। अगर मैं यहाँ पे गिरती हुई बात करूँ तो निर्देश तंत्र है, नीचे को अगर माइनस मानूँ तो यहाँ पे जो जो सदिश है वो माइनस होंगे। तो देखो v भी माइनस होगा,
और जी भी माइनस होगा, एस भी नीचे है वो भी माइनस होगा, जी भी माइनस होगा लेना चाहो तो, और अगर वी वो भी नीचे है तो वो भी माइनस होगा, और 2 ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। तो कुल मिला के दोनों आंसर सेम आएंगे, ये दोनों समीकरण एक ही बात है। आप नीचे वाला माइनस लेना चाहो ले सकते हो, नीचे वाला प्लस लेना चाहो तो भी आप ले सकते हो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जल्दी से देखिए इसको, ठीक है। अब इसके क्या है कि समीकरण में क्या है ना, चित्र बनाने हैं कि समय त्वरण आलेख और समय वेग आरेख, समय के साथ आरेख बनाने हैं। तो देखो मैं मेरे लिए तो देखो वीटी आरेख आरेख बना लो भले, एस टी आरेख और ए टी त्वरण। तो आपको पता है कि जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो त्वरण तो कितना है, जी बराबर 9.8 नियत है, तो मैंने सीधी रेखा बना दी। क्लियर? क्या बना दी? वस्तु जब ऊपर जाती है तो त्वरण माइनस लेते हैं, वस्तु जब नीचे आती है तो त्वरण धनात्मक लेते हैं, या आप ये मानोगे तीनों को माइनस लेते हैं, ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो ये होता है बेटा रेफरेंस पॉइंट, सुनना रेफरेंस पॉइंट, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कौन सा बता रहा हूँ। तो कहीं पे भी त्वरण की कोई दिशा नहीं होती है, त्वरण का कोई मतलब इसमें अगर देखें ना कि त्वरण माइनस लेंगे कि प्लस लेंगे, ऐसा कोई फिक्स नियम नहीं है। ये रेफरेंस पॉइंट है, हो सकता है अपन ने ऊपर वाला प्लस लिया तो नीचे वाला माइनस हो जाएगा, हो सकता है ऊपर वाला माइनस ले लिया तो नीचे वाला प्लस हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही चीज़ें संभव है, दोनों से आंसर सेम आएगा, रिजल्ट सेम आएगा। डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट, आप जो रेफरेंस पॉइंट लेते हो उससे ऊपर प्लस ले रहे हो या माइनस ले रहे हो, नीचे प्लस ले रहे हो माइनस ले रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। ऊपर प्लस लिया तो नीचे माइनस हो जाएगा, ऊपर माइनस लिया तो नीचे प्लस, दोनों ही पॉसिबल है, ये ध्यान रखना। क्लियर? तो वी टी समानुपाती है जी नेतांक है, तो ग्राफ बनेगा टक ऐसे, जी टी का ग्राफ मैंने ये बना ही दिया, ए बराबर जी, सीधी रेखा आ जाएगी, नियत है। ए टी क्लियर? दूरी, तो दूरी जो है वो बढ़ेगी, क्या करेगी, बढ़ेगी। तो देखो ऐसे दूरी का ग्राफ जो होगा वो ऐसे होगा। क्लियर? दूरी जो होगी उसका ग्राफ ऐसे होगा। तो तीनों का ग्राफ बना दिया मैंने, एस टी, वी टी और ए टी। किसका सवाल आ जाता है पेपर में, स्वतंत्रता पूर्व गिरती हुई वस्तु के लिए एस टी ग्राफ बनाए तो आपको ये बनाना है, ए टी ग्राफ बनाए तो ये बनाना है, वी टी ग्राफ बनाए तो आपको ये बनाना है। क्लियर बात? तीनों चीज़ें मैंने समझा दी भैया आप, यहाँ आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अब आप यहाँ पे अगर जी को माइनस मान के चल रहे हो, जी को माइनस मान के चल रहे हो, तो आप कर क्या सकते हो, आप ये ग्राफ ऐसे भी बना सकते हो। मान के चलो आपने टी इधर ले लिया, वी इधर ले लिया, तो आप ये ग्राफ, ये भी सही है। आपने वी को अब क्या माना, माइनस मान लिया, क्योंकि सब रेफरेंस पॉइंट की बात है, मैं पहले कह रहा हूँ। मैंने अगर पहले ऊपर प्लस ले लिया, भाई ऊपर मैंने प्लस ले लिया, नीचे माइनस ले लिया, तो ये बनेंगे। मैंने ऊपर माइनस मान लिया, नीचे वाला प्लस ले लिया, तो भी सही है, ये ध्यान रखना। तो मैंने ये वाले केस जो है इसके आधार पे तीनों ग्राफ बना दिए। रेफरेंस पॉइंट है, मैंने ऊपर का माइनस मान के नीचे का प्लस मान दिया, तो मेरे ग्राफ तीनों ऐसे बन गए। अब मैं ऐसे नहीं बना के मैं ऊपर का प्लस और नीचे का माइनस मानूँ तो वेग माइनस में होगा, टी ऐसे होगा, तो ग्राफ ऐसे बनेगा। इसका ग्राफ एस टी ग्राफ बनाना है, एस और टी का ग्राफ बनाना है, वाई टी ग्राफ बनाना है तो ऐसा बनेगा, और इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है, ए टी ग्राफ, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। ठीक है, उल्टा मतलब नेगेटिव में बन जाएंगे, बस उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। मैंने आपको क्लियर कह दिया भाई, क्लियर समझा दिया, तो गलत कुछ भी नहीं है, सब सही है। अब अगला एक सवाल है, गैलीलियो का विषम अंक संबंधित नियम। गैलीलियो भाई साहब है, वैज्ञानिक है गैलीलियो भाई साहब का विषम अंक संबंधित एक नियम है। क्या है? इस नियम के अनुसार विराम अवस्था से गिरती हुई किसी वस्तु द्वारा, विराम अवस्था मतलब रुकी हुई थी, गिर रही मतलब ऊपर से ऊंचाई से ही गिरेगी, ठीक है, क्षैतिज में तो कोई चीज़ गिरेगी नहीं। तो विराम अवस्था से गिरती हुई किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतरालों में चली गई दूरियां एक दूसरे से उसी अनुपात में होती है जिस अनुपात में प्रारंभ होने वाले विषम अंक ये होते हैं। इस कथन को सिद्ध करना है। तो इसमें क्या है, दूरियों का कॉन्सेप्ट है। किसका है? दूरियां। ठीक है, तो दूरियों का कॉन्सेप्ट है। तो देखो कैसे होगा, मैंने कहा दूरी मतलब एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला मेरे दिमाग में आता है। जी वी बात की बात है, ठीक है।
अब जी है तो मैंने कहा भाई स्वतंत्र प्रक्रिया है तो यू तो जीरो हो गया, तो ये जीरो हो गया पूरा, हाफ और जी टी लगा दो। एच मैं नहीं लिख रहा, मैं तो एस ही लिखता हूँ, आप एच भी लिख सकते हो, एक की बात है। ठीक, अब 1 सेकंड में तय की गई दूरी तो मैं लिखता हूँ एस वन हाफ जी वन का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जी बाई टू। एस टू दूरी देखना, हाफ जी टू का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जी बाई टू इंटू टू, 4 है ना, 2 कट गया, ठीक है। इसको क्या कर लेंगे, 4 करना पड़ेगा। ये कहता हूँ कि 4 हो गया ना, तो 4 बार जी बाई टू, 4 बार जी बाई टू, जी बाई टू कितनी है 4 बार। एस थ्री कितना करना पड़ेगा, 1/2 जी थ्री का स्क्वायर, तो हो जाएगा 9 बार जी बाई टू। एस फोर 1/2 जी फोर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 बार जी बाई टू। ये सब आ गए, तो मतलब ये कितनी बार, एक बार जी बाई टू। तो ये इस तरह से दूरी आ जाएगी भाई, 1 सेकंड में तय की गई कुल दूरी, 2 सेकंड में तय की गई कुल दूरी, 3 सेकंड में तय की गई दूरी। ठीक है भाई। तो अब अपने को क्या करना है, इस सबके लिए अपन ने निकाल दिया, ठीक है। जनरली मैंने 1-2 सेकंड के लिए निकाला, तो क्या लिखा है, समान समय अंतराल में, तो मैंने समान समय अंतराल ले लिया। अब मैं क्या करूं, सुनना, मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, टी भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, टी भी लिख सकता हूं। ध्यान से देखना, मैंने 1 2 3 4 हर एक सेकंड ले लिया समय अंतराल, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, अब देखना मैंने यहाँ तक समझा दिया। अब मैं इसको क्या करूँ, मैं इसको कर रहा हूँ टी, 1 टी का स्क्वायर, 2 टी का स्क्वायर, 3 टी का स्क्वायर, 4 टी का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 टी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 टी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 टी का स्क्वायर। टी के स्क्वायर आ जाएंगे सब में। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को माइनस कर दूंगा। देखो 0 से 1 सेकेंड या टी समय में इतनी दूरी करी, और 0 से 2 टी में इतनी करी, 3 टी में इतनी करी, 4 टी में इतनी करी, तो मैं कह रहा हूँ 1 टी में कितनी करी, सुनना, 1 टी में कितनी करी, पहले टी में। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर इसको S2 माइनस S1 कर दो। मैंने कहा ठीक है, तो S2 माइनस S1 करेंगे तो ज़्यादा में से कम करेंगे, इसको घटाएंगे। सुनना भाई, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, पहले देखो 0 से पहले में तो कितना 0, पहले सेकंड में S0 कितना होगा, समय 0 तो सब 0, तो पहला अंतर कितना आएगा, दोनों का अंतर करो तो अंतर आएगा g/2 टी स्क्वायर। ठीक है भाई। देखो भाई मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट 0 था तो 0 पे कितना दूरी तय किया भाई, 0 समय पे 0 दूरी तय किया S0, टी पर कितना किया S1, 2 टी पे कितना किया S2, 3 टी पे कितना किया S3, 4 टी पे कितना किया S4। तो इन सब के स्क्वायर हो गए, 1 2 का स्क्वायर 4 9 16। अब मुझे क्या करना है, हर एक सेकंड में, तो मैं कहूँगा पहले सेकंड में कितनी दूरी तय करी, तो ये दोनों का अंतर लूँगा तो अंतर आएगा g/2 टी स्क्वायर। अब मैं कहूँगा इन दोनों में 1 सेकंड का अंतर है, तो इन दोनों में कितनी हुई, दोनों का माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा 3 g/2 टी स्क्वायर। अब मैं इन दोनों का अंतर निकालूँ तो ये हो जाएगा S3 माइनस S2, ये कितना हो जाएगा 9 - 4 5 g/2 टी स्क्वायर। इन दोनों का अंतर लूँगा तो क्या हो जाएगा S4 माइनस S3, कितना हो जाएगा 7, 16 में से 9 गए 16, तो 7 g/2 टी स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कि हर एक सेकंड में तय की गई दूरियाँ ये आ गई, तो इनका अनुपात लेंगे, तो अनुपात कैसे लेंगे, अनुपात इधर ले लेते हैं, g/2 टी स्क्वायर अनुपात 3 g/2 टी स्क्वायर अनुपात 5 g/2 टी स्क्वायर अनुपात 7 g/2 टी स्क्वायर। अब इन सबको अपन काटेंगे, ऐसे चलता जाएगा, काटेंगे g/2 ये सब सेम है तो सब में कटता जाएगा, तो अनुपात क्या आएगा 1:3 अनुपात 5 अनुपात 7। तो इस तरह से ये उदाहरण हल हो जाएगा। क्लियर। अब प्यारे बच्चों इधर देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अब इधर देखिए, एक तो मेथड ये हो गया, एक दूसरा मेथड है। दूसरे मेथड में आपको पता है S बराबर U प्लस A/2 2n-1, ये सूत्र भी तो है, nवें सेकंड में तय की गई दूरी। ठीक है, किसमें, nवें सेकंड में तय की गई दूरी। ठीक है, तो करो भाई, प्रारंभिक वेग 0 है तो S बराबर क्या हो जाएगा g/2, पहले t समय में तो 2t - 1। ठीक है, अब g/2
2 तो वही, और n की जगह क्या लिख दिया, n बराबर t, n बराबर 2t, तो कितना हो जाएगा 4t माइनस 1। क्लियर? इस तरह से अपन इसको कर सकते, इस विधि से भी अपन इसको कर सकते, ठीक है। पर अपने को एनसीईआरटी का जो मेथड है उसी से अपने को फॉलो करते हुए चलना है, तो अपने को ज़्यादा यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है, अपने को यही करना है। अब आगे चलो, ऐसे बहुत सारे मेथड होते हैं, कोई हर एक सवाल का बच्चों एक मेथड नहीं होता, ये ध्यान रखना। हर एक सवाल का एक मेथड नहीं होता, बहुत सारे तरीके होते हैं। जिस बच्चे का जैसा दिमाग चले वहाँ पे वो वैसे कर सकता है, आंसर वही आना चाहिए बस। वाहनों की अवरोधन दूरी, वाहनों की अवरोधन दूरी, की अवरोधन दूरी से हमारा अभिप्राय उस दूरी से है जो गतिमान वस्तु ब्रेक लगाने के कारण रुकने से पहले चल चुकी होती है। सड़क पर गतिमान वाहनों की सुरक्षा के संबंध में यह एक महत्वपूर्ण कारक है। यह दूरी वाहनों के प्रारंभिक वेग v0 तथा उसके ब्रेक की क्षमता ब्रेक लगाए जाने के बाद परिणाम स्वरूप वाहन में उत्पन्न मंदन a पर निर्भर करती है, -a पर निर्भर करती है। किसी वाहन की अवरोधन दूरी के लिए v0 तथा a के पदों में व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये अवरोधन दूरी का बहुत ज़्यादा कंपटीशन में सवाल आता है, तो ध्यान से देखिए। वापस मैंने तीनों समीकरण लिखी, ब्रेक लगाए मतलब ये ऐसे हो गई, ब्रेक लगाया मतलब ये समीकरण हो गई। जी लगेगा नहीं, क्योंकि कार वार चल रही हो तो कार में तो जी थोड़ी होता है, क्षैतिज त्वरण होता है, कार का खुद का त्वरण होता है, ये कार है अपनी स्पेशल, ठीक है। क्लियर? तो ये समीकरण बन गई। अब अवरोधन दूरी के लिए व्यंजक निकालिए। अवरोधन दूरी मतलब देखो क्या है सवाल, देखिए कार है, कार इधर बनाता हूँ, कार है, कार बहुत स्पीड से जा रही है, आगे एक बच्चा है गली पे खेल रहा है सड़क पे। तो जैसे ही कार वाले ने इस बच्चे को देखा, इसने क्या किया, ब्रेक लगाए। ब्रेक लगाए तो क्या हुआ, पीछे की ओर फ्रिक्शन लगा, जाते 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 गाड़ी यहाँ आके रुक गई। बात आ रही समझ में? तो यहाँ से ब्रेक लगाने के बाद ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी ने कितनी दूरी तय की, वो है अवरोधन दूरी। ब्रेक लगाने के बाद कार द्वारा तय दूरी, कार द्वारा तय दूरी। तो ये भी पूछा जाता है कभी अवरोधन दूरी क्या है, कभी बोला ब्रेक लगाने के बाद रुकने में कितना समय लेती है। तो ब्रेक लगाने के बाद तय दूरी, ब्रेक लगाया और अपने को क्या करना है, उसके बाद रोकनी है, और रोकनी है इसका मतलब अंतिम वेग भी क्या है, 0। क्लियर? तो अंतिम वेग 0 है, तो ये देखो ये समीकरण एक यहाँ से मिलेगी अपने को। मैं क्या करूँ, अंतिम वेग 0 u माइनस जी टी। तो कभी भी समय निकालना हो तो t बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये gt उधर चला जाएगा और u बटा g हो जाएगा। देखो इसमें ज़्यादा दिमाग है ही नहीं। देखो समय निकालना हो तो वेग, जिस वेग से वो चल रही थी, ब्रेक लगाया तब, बट्टा g नहीं होगा, बट्टा a होगा, ठीक है, बट्टा at। वो g था तो मैंने g लगा दिया, बट्टा at बट्टा u बट्टा a आंसर आ जाएगा। मतलब जब भी आपको निकालना है तो उसका जो मंदन है, मंदन क्या, उसका जो मंदन है उसको प्रारंभिक वेग से भाग दे देंगे तो समय आ जाएगा भाई कितनी देर में गाड़ी रुकेगी। क्लियर? यहाँ से भी आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 2as बराबर u स्क्वायर। ये अपने को ज्ञात करना है इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। तो आंसर हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2a। ये है अवरोधन दूरी। ये क्या है, अवरोधन दूरी। बहुत बड़े काम का सवाल है। ये अवरोधन दूरी हो गया भाई, s बराबर u स्क्वायर अपॉन 2a क्या हो गया भाई, अवरोधन दूरी। ठीक है, क्लियर? प्रारंभिक वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। अब मेरी बात एक सुनिए, जब आपको पता, देखो मेरी बात सुनो, मंदन के सवाल जब भी आए तो देखो मंदन पे ध्यान दें। किस पे? मंदन के सवाल पर ध्यान दें। क्या ध्यान देना है मंदन? देखो एक तो फिजिक्स में प्लस माइनस वगैरह आपको कॉमन सेंस से पता चल जाएगा, मैं पहले कह रहा हूँ। मंदन के सवाल में ध्यान ये देना है कि अगर आपने मंदन माना है तो आप उसको पहले माइनस ले चुके हो, तो आपका जब मंदन का मान आएगा वो पॉजिटिव आएगा, जो अगर ज्ञात कर रहे हो। और आपने मान के चलो नॉर्मल समीकरण में ऐसे डाल दिया, दो चीज़ें,
पहले आपने उसको पॉजिटिव नेगेटिव समझ लिया, समझ के वे चिन्ह लगा दिए, तो आपका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन अगर पहले आपने पॉजिटिव नेगेटिव नहीं समझे, स्टैंडर्ड जो समीकरण थी उसमें डाल दिया, तो आपका आंसर हमेशा, सुनना, पहले आपको नहीं पता क्या था, तो आपका आंसर उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फॉर्म में आ सकता है। क्लियर? मेरी बात को समझने की कोशिश करना। जैसे देखो, मैंने अगर पहले -a लिख दिया समीकरण में ही, तो मेरा आंसर सीधा ऐसे आएगा, a = 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसका मतलब ये मंदनी है। और कभी कभी मैंने क्या किया, मैंने -a नहीं लिखा, मैंने +a से ही सॉल्व किया, तो फिर मेरा जो आंसर आएगा a बराबर अपने आप -5 आएगा। मतलब किसी भी एक बार आपको या तो पहले कर लेना या बाद में कर लेना, देख लेना। माइनस पहले ले लिया तो आंसर बाद में प्लस आएगा, प्लस पहले ले लिया तो माइनस में आंसर बाद में आएगा। मंदन वाली सवाल में बता रहा हूँ सिर्फ, यहाँ तक ही हो गया सवाल। अब चलते हैं आगे। रिएक्शन टाइम, प्रतिक्रिया काल। कौन सा? प्रतिक्रिया काल। ठीक है, तो प्रतिक्रिया काल का एक सवाल है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा लंबा चौड़ा सवाल है, लेकिन इसको थोड़ा सा आप ध्यानपूर्वक समझेंगे तो आपसे हो जाएगा। क्या है? प्रतिक्रिया काल कभी कभी हमारे सामने ऐसी प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन, ठीक है, तो प्रतिक्रिया क्या है कि कभी कभी हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती है कि हमसे ऐसी हो जाती है कि हमसे तत्क्षण कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है, किंतु अनुक्रिया व्यक्त करने में हमसे कुछ समय लग जाता है। प्रतिक्रिया काल किसी भी कोई घटना क्रम देखने में, उसके विषय में सोचने में तथा कार्रवाई करने में लगने वाला समय है। प्रतिक्रिया देना, जैसे बच्चा देखा, सोचा, बात समझ में कि अब मुझे क्या करना चाहिए, कैसे उस बच्चे को बचाना है, कैसे ब्रेक लगाने हैं, क्या ब्रेक लगाने के बाद इतनी दूरी तक बच्चा है उससे पहले पहले गाड़ी रुक जाएगी नहीं रुक जाएगी, या गाड़ी को रोड से साइड में लेना है, कुछ भी करना है, ये सारा सोचने का समय, एक्शन रिएक्शन, सारा समय प्रतिक्रिया काल कहलाता है। क्या कहलाता है? ठीक है, थिंक प्लस एक्शन। ठीक है, सोचना और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना, ये कहलाता है प्रतिक्रिया काल। उदाहरण स्वरूप माना कि कोई व्यक्ति सड़क पर कार चला रहा है, कार में तेजी से ब्रेक लगाने व्यक्ति को जो समय लगता है उसे प्रतिक्रिया काल कहेंगे। प्रतिक्रिया काल परिस्थिति की जटिलता व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। अब कोई धीरे से प्रतिक्रिया करता है, कोई फास्ट प्रतिक्रिया करता है, वो डिपेंड करता है भाई। आप स्वयं का प्रतिक्रिया काल एक साधारण प्रयोग द्वारा माप सकते हैं। आप अपने मित्र को एक स्केल दें और उससे कहें कि वह अपने हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच की खाली जगह, क्या बोला? हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच की खाली जगह से स्केल ऊर्ध्वाधर दिशा में गिरा दे। जो ही रूरल को छोड़ा जाए आप उसे पकड़ लें। इन दोनों घटनाओं के बीच लगे समय TR तथा रूरल द्वारा चली गई दूरी D को नाप लें। दोनों घटनाओं के बीच लगे समय तथा स्केल द्वारा चली गई दूरी को नाप लें। किसी विशेष उदाहरण में D यदि 21 सेंटीमीटर है तो प्रतिक्रिया काल की गणना कीजिए। इसने क्या बताया देखो, अब स्केल तो है नहीं हमारे पास एक पेन है, तो आप ये देखिए, उसने कहा कि भाई मान के चलो कैसे भी इसको स्केल को पकड़ लो, ठीक है, क्लियर, या ऐसे पकड़ लो, कैसे भी पकड़ लो, ठीक है, ऐसे पकड़ लिया मान लो, और आप स्केल छोड़ रहे हो, क्लियर, सुनना ऐसे, ठीक है, और देखना ध्यान से, चला गया, चलो इधर देखो वापस, तो देखो छोड़ा और तुरंत पकड़ लिया, तो ये जो डिस्टेंस थी ये उसने दे रखी है सवाल में, कितना, 21 सेंटीमीटर, कितना, 21 सेंटीमीटर, और प्रतिक्रिया टाइम मान के चलो दोनों के, छोड़ा और पकड़ा उसके बीच का समय है, वो क्या ले लिया, क्या ले लिया भाई, TR। TR का मतलब है टाइम ऑफ रिएक्शन, प्रतिक्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिएक्शन। तो करो भाई, तो प्रतिक्रिया काल की गणना कीजिए, प्रतिक्रिया काल की गणना कीजिए, तो अपन क्या, S बराबर
वापस मैं समीकरण पूरी स्टैंडर्ड में हमेशा ये मेरी याद मैं ऐसे पूरा लिखता हूँ। एस क्या हो जाएगा, ठीक है, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। यू प्रारंभिक वेग 0 है, प्लस हाफ जी कितना है 9.8, और ये टी आर का स्क्वायर, ठीक है भाई। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जैसे जैसे होता है मैं उसमें रखता गया, ठीक है। एस कितना है दिया हुआ है, यू प्रारंभिक वेग 0 है, 0 लिख दिया, प्लस हाफ ए की जगह त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण तो 9.8, और टी की जगह टी आर लिख दिया। अब क्या है, 2 इधर आया, 21 इंटू 10 की घात -2 बट्टा 9.8 भाग मिल्खा भाग दिया, क्या किया, टी आर भाग दिया, अंडर किया, तो ये टी आर आ गया। इस तरह से अपन टी आर याद कर सकते हैं। टी आर आया जस्ट 0.2 सेकेंड, मतलब 0.2 सेकेंड। आप समझो कितना कम समय है, मतलब इतने समय में तो अपन ने स्केल पकड़ लिया, पेन पकड़ लिया। क्लियर। तो ये था थ्योरेटिकल सवाल था, लेकिन सही है भाई। रिएक्शन, सोचने का समय और एक्शन का समय, ठीक है। तो कभी किसी के रिएक्शन टाइम कम होता है तभी एक्सीडेंट होते हैं, जो भी भचीड़ होते हैं सड़कों पे, ठीक है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है किसी का। तो यही होता है कि भाई कोई गाने सुन रहा है, कोई मज़े कर रहा है, गाड़ी में मस्ती कर रहा है, ठीक है, और सामने कोई आ गया अचानक, उसने ध्यान नहीं दिया, तभी एक्सीडेंट होता है। रिएक्शन टाइम जितना कम होगा उतना गाड़ी सेफ्टी से चला पाओगे, और गाड़ी की स्पीड कम रखें। सीट बेल्ट जो है वो अवश्य लगाएं सेफ्टी के हिसाब से। अगला सवाल, रेल पटरियाँ आ गई भाई। अब अभी कार का सवाल किया था, अब रेल आ गई छुक छुक करती। तो इस रेल के बारे में अगर अपन देखेंगे, तो इस रेल के बारे में क्या देखेंगे, ये किताब के उदाहरण है। बढ़िया सवाल है। रेल है और रेल के ऊपर एक बंदर है बढ़िया सा, और बंदर उछल रहा है। तो देखो, 2 समांतर पटरियां उत्तर दक्षिण दिशा में है। एक रेलगाड़ी ए उत्तर दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तथा दूसरी बी दक्षिण दिशा में, पहली कौन सी उत्तर दिशा में, दूसरी कौन सी दक्षिण दिशा में, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। चल रही है तो चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चल रही है भाई। रेल है, रेल तो चलेगी, चल रही है। तो मैं इसको ऐसे बना दूँ, नॉर्थ इधर साउथ इधर, मैं एक बार ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, तो उससे कुछ ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। एक रेल इधर जा रही है, एक रेल जा रही है उत्तर दिशा में, रेल ए इधर जा रही है। इसका वेलोसिटी कितना है 54, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मैंने किया 54 को 5/18 से गुणा करूंगा, मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। 18 × 54, ये हो गया 15 मीटर प्रति सेकंड। बोलो, ठीक है। मैंने कल बताया था पिछली क्लास में कि किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुणा करते हैं तो मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, ठीक है भाई। अब ये है, ये इधर, ठीक है। अब ये क्या, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, वीबी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 90 इंटू 5/18, ये हुआ 5, 5 25, और ये हो गया 25 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर। ए के सापेक्ष बी का आपेक्षिक वेग निकालिए। क्या ए के सापेक्ष बी का, किसका, बी का आपेक्षिक वेग निकालिए। किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष। तो सापेक्ष वाला हमेशा पीछे आता है, तो मैंने कहा वी बी ए, मैंने कहा वी बी ए। 1D पढ़ रहे हैं, तो मैं अब क्या करूंगा, अब मैं दिशा नहीं लेके इसके प्लस ले लूंगा, इसको माइनस ले लूंगा, तो भी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वी बी ए लिया, तो मैं क्या हुआ, वी बी माइनस वी ए। वी बी कितना है भाई 25, किधर है, साउथ में, माइनस वो कितना है 15, हाँ वी बी ना साउथ में, और ये कितना है 15, किधर है, उत्तर में, नॉर्थ में, तो मैं इसको लिख दूंगा नॉर्थ। अब मैं क्या लिख सकता हूँ 25, 25 क्या है, सुनना, ठीक है, ऐसे भी कर सकता हूँ एक तरीका। अब साउथ क्या है, नॉर्थ का माइनस है, तो माइनस एन कर दूँ, या ठीक है चलेगा,
कैसे भी कर सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो हो जाएगा 25, देखो 25 और ये 15 जुड़ जाएगा, माइनस है, तो 25 15 कितना हुआ 40 माइनस एन, और आपको पता है माइनस एन क्या होता है, साउथ, तो 40 मीटर प्रति सेकंड साउथ, साउथ दिशा में। क्लियर? एक तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, वी बी ए बराबर वी बी माइनस वी ए। वी बी किधर है, इधर, इधर प्लस लिया इधर माइनस लिया है, तो वी बी इधर है, तो माइनस का 25 माइनस और प्लस का 15, यहाँ से कितना आ गया, माइनस का 40 मीटर प्रति सेकंड। ये भी सही है, ऐसे भी कर सकते हो। तो आपका पहला आंसर आ गया माइनस का 40 मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सवाल, बी के सापेक्ष पृथ्वी का अपेक्षित वेग निकालिए। पृथ्वी का, देखो मैंने जो मेथड बताया था उससे सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। बी के सापेक्ष किसका, पृथ्वी का। मैं इधर छोटी जगह में करता हूँ, ठीक है, या मैं इसको करता हूँ मार्क। ठीक है, यहाँ पढ़ा है। चलो अब अपन क्या करते हैं, अब आ जाओ। बी क्या है, बी के सापेक्ष पृथ्वी का वेग, वेग किसका, तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये मेरे को निकालना है। क्लियर, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। मैंने आपको बताया हमेशा माइनस का चिन्ह आएगा। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड तो 0 है, और बी की वेलोसिटी कितनी है 25। 25 कौन सी दिशा में, साउथ, या इसको साउथ नहीं करके 25 माइनस 25, ये है ना, इधर बी इधर है माइनस 25। तो अब जो है वी बी जी के मान कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। देखो वी जी माइनस वी बी, तो वी जी तो 0 है, माइनस का माइनस पड़ा है। वी बी कितना है, वी बी 25 है और माइनस चिन्ह के साथ है, क्योंकि इधर वाला माइनस माना है। तो अब कितना हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड प्लस का आंसर कितना हो जाएगा, 25 मीटर प्रति सेकंड प्लस का आंसर। अब आया तीसरा बंदर, ठीक है, बंदर मतलब बांदरा। तो अब इस बांदरे के बारे में पढ़ें तो इस बंदर का क्या खासियत है, बंदर क्या हो रहा है, ट्रेन पे दौड़ रहा है। बात है समझ में, पुरानी फिल्मों में जैसे हीरो दौड़ते थे ट्रेन के ऊपर लड़ाई करने के लिए, ठीक है, वैसे अब क्या दौड़ रहा है, बंदर दौड़ रहा है भाई। तो ये बंदर दौड़ रहा है, तो देखो क्या है, ध्यान से देखिएगा बंदर कैसे दौड़ रहा है, क्यों दौड़ रहा है वो तो पता नहीं, पर देखो पढ़ते हैं इसको। रेलगाड़ी ए की छत पर गति की विपरीत दिशा में रेलगाड़ी ए के सापेक्ष 18 किलोमीटर प्रति के वेग से दौड़ते हुए उस बंदर, आ गया बंदर, कि वेग की गणना कीजिए जो पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति द्वारा देखा जाता है। तो देखो बंदर का वेग निकालना है जो पृथ्वी के सापेक्ष खड़ा व्यक्ति देख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत ही बेहतरीन है, अभी बताता हूँ। इसका मतलब है, सुनना, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए। देखो ग्राउंड पे बैठा व्यक्ति उसको बंदर को किस वेग से दौड़ता हुआ दिखेगा। अभी जो ये बंदर का वेग दिया हुआ है गाड़ी ए के सापेक्ष दिया हुआ है, तो ये जो दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है ये पता होना चाहिए। तो ये है वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, ये है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसको 5/18 से करेंगे गुणा और कटा करके काटेंगे तो आंसर कितना आएगा, 5 मीटर प्रति सेकेंड। ये किसका मान आएगा, वी एम ए का, वी क्या आएगा, एम ए का, और वी एम जी जो है वो अपने को करना है ज्ञात। और इसके साथ
ट्रेन ए की बात यह है तो वी ए जी तो अपने को है पता कितना है, वी ए जी प्लस का 15। अब ये बताओ, ठीक है, अभी 15 ले लिया, प्लस प्लस बाद में, दिशा बाद में करेंगे, ठीक है, 15 कर देता हूँ, मात्रक वात्रक आप लगा देना, ठीक है। अब मुझे करना है सवाल, मुझे लग रहा है क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा, तो जी जी वाले छोड़ दूंगा, 3 है, 3 की समीकरण बनती है, तो मैं लिखूंगा वी एम ए। ध्यान से देखना, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। वी एम ए और एम पहले है तो मैंने कहा था एम जी, और ए पीछे है तो माइनस का वी ए या ए जी ऐसे रख दो, ठीक है। अब जो इधर है उसको लिख दो प्लस, और जो इधर है उसको लिख दो माइनस, तो वी एम ए कितना है, एम ए 5, और वो किधर है, ट्रेन के विपरीत दिशा में, इधर ट्रेन के विपरीत दिशा में, तो मैंने कहा भाई 5 कर दो माइनस का। वी एम जी तो मुझे याद करना है, माइनस वी ए जी वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इधर प्लस का 15। अब देखो, अब सवाल देखना, जगह कम है इसलिए मैंने अगला पेज नहीं लिया। वी एम जी जो होगा वो कितना होगा, माइनस का 5 और ये माइनस 15 है, टोटल माइनस 15। देखो माइनस प्लस माइनस, माइनस 15 उधर जाएगा तो प्लस का 15, तो अब कितना आएगा, प्लस का 10 मीटर प्रति सेकंड। कितना आएगा, प्लस का 10-15 मीटर प्रति। इसका मतलब क्या है, ट्रेन इधर जा रही है 15 की स्पीड से, बंदर दौड़ रहा है 5 की स्पीड से, लेकिन जमीन पे खड़े व्यक्ति को तो बंदर उधर जाता हुआ दिखेगा ना, क्योंकि ट्रेन के साथ जा रहा है वो। मेरी बात समझना है, देखो बंदर है वो इधर जा रहा है, ट्रेन है वो इधर जा रही है 15 की स्पीड से, बंदर उसके ऊपर खड़ा है, मान लो बैठा है, तो बंदर भी जमीन पे खड़े व्यक्ति को 15 की स्पीड से जाता हुआ दिखेगा। लेकिन अब ट्रेन तो 15 की स्पीड से इधर जा रही है, लेकिन बंदर 5 की स्पीड से वापस व्यक्ति की तरफ, व्यक्ति को दिखने की कोशिश कर रहा है, तो भी क्या, ट्रेन तो फास्ट है ना उससे, तो 15 अगर ट्रेन का 5 इसका इधर है तो दोनों का माइनस 10, तो बंदर 10 की स्पीड से उधर ट्रेन के साथ जाता हुआ दिखेगा। बात आ रही कि नहीं समझ में, मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। ट्रेन है, ट्रेन जिधर जा रही है वो तो जाएगी, ठीक है, उसके ऊपर बंदर है, अगर वो बैठा है तो ट्रेन के साथ बंदर भी जाएगा। बंदर का वेग क्या दिखेगा, वही दिखेगा जो ट्रेन का, क्योंकि बंदर उसके ऊपर बैठा है। ट्रेन का हर एक व्यक्ति उसी वेग से अपने को जाता हुआ दिखेगा जिस वेग से ट्रेन जा रही है। लेकिन अब ट्रेन जब इधर जा रही है तो बंदर उसके विपरीत दिशा में दौड़ रहा है। ट्रेन 15 से जा रही है, बंदर विपरीत दिशा में 5 के वेग से दौड़ रहा है, तो अब क्या होगा, तो जब बंदर 5 के वेग से दौड़ रहा है तो भी ट्रेन तो उससे फास्ट है ना, क्योंकि ट्रेन तो 15 की स्पीड से उधर जा रही है, बंदर 5 की स्पीड से इधर आ रहा है, तो अब क्या होगा, तो अब व्यक्ति को बंदर जाता तो उधर ही दिखेगा, लेकिन अब ट्रेन की स्पीड से नहीं दिखेगा। ट्रेन की स्पीड से जो बंदर की स्पीड है 5, वो कम मानो, तो 10 की स्पीड से उधर जाता हुआ दिखेगा। आंसर आ गया 10। अब मान के चलो सर ट्रेन 15 की स्पीड जा रही है और बंदर 20 की स्पीड से विपरीत दिशा में दौड़ रहा है, अब क्या होगा, तो ट्रेन जब इधर जा रही है और बंदर जब है जो इधर दौड़ रहा है 20 की स्पीड से, तो अब क्या होगा, तो अब ये होगा कि ट्रेन इधर जा रही है, बंदर इधर, तो बंदर अब ट्रेन से भी फास्ट दौड़ रहा है, ट्रेन से भी फास्ट दौड़ रहा है, तो अब जो बंदर इधर अपने को 5 की स्पीड से जाता हुआ दिखेगा, मतलब ट्रेन इधर जा रही है लेकिन बंदर अपने को इधर जाता हुआ दिखेगा। क्लियर, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी तरह से बच्चों ये किताब के जितने भी उदाहरण थे ये सारे उदाहरण हो चुके हैं। सवाल आसान है, पेपर आसान था। मैंने 0 चैप्टर आपको बता दिया, आप 0 चैप्टर भी देखें, ये भी देखें। ये आपका तीसरा चैप्टर शानदार तैयार हो गया। इसके कुछ महत्वपूर्ण बढ़िया कंपटीशन के जो सवाल है वो मैं अगली क्लास में कराऊंगा, कुछ किताब के कुछ कंपटीशन के मिक्स करके। इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।